हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई शुरू करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, पहला प्रश्न जो माइंड में आता है कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सीआईएमएल ने डिफाइन करा है। हम ये कहते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक है यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है भाई, क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? टेक्निक यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है जी। एंड इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग लाइक जॉब और बैच कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, चलिए लिखना शुरू करिए। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग is a technique used by the management for decision making purpose. It is not a method of costing like job or process costing. Full stop. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। लिखिए, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग all the costs are classified. Under marginal costing, all the costs are classified on the basis of their variability. On the basis of their variability as fixed cost and variable cost. ठीक है भाई, फिर से रिपीट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग costs are classified on the basis of their variability as fixed cost and variable cost. ठीक है भाई, लिखिए पॉइंट नंबर 3, only variable cost are treated as product cost and hence only variable cost are treated as product cost and hence charged to operation, process or product. And hence charge to operation, process or product. Point number 3 लिखेंगे, then I'll explain. All fixed costs are treated as period cost. All fixed costs are treated as period cost. Hence are written off against profit in the period in which they arise. Hence written off against profit in the period in which they arise. चलिए भाई अब शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। एज यू गाइज नो, मैंने अभी बोला मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। यानी हम मार्जिनल कॉस्टिंग लगाकर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ इसकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग करते हैं। राइट। हमने बोला पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि कॉस्ट सिर्फ 2 ही होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं और फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। राइट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट बनाने में लगती है और फिक्स कॉस्ट एक पीरियड की कॉस्ट है जिस पीरियड के लिए आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं। और हमें पता है बिना फिक्स कॉस्ट को लेस किए हम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा मार्जिनल 5 बेसिक टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। वन बाय वन हम उस टेक्निक्स को समझेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट मी टेल यू वंस अगेन, पूरा का पूरा मार्जिनल 5 टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पहली टेक्निक आती है डिजायर्ड सेल। क्या आती है पहली टेक्निक? डिजायर्ड सेल। टेक्निक नंबर 2 कंट्रीब्यूशन। टेक्निक नंबर 3 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में पीवी रेशियो बोलते हैं। टेक्निक नंबर 4 ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट
इसे ब्रेक इवन सेल भी कहा जाता है। एंड टेक्निक नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द इंटायर मार्जिनल कॉस्टिंग इन 5 टेक्निक के ऊपर बेस्ड। नो डाउट इसके आगे हम कुछ टेक्निक्स और पढ़ेंगे, क्लियर, बट फिलहाल हमें इन 5 बेसिक टेक्निक को सबसे पहले जानना है। ठीक है भाई, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ, टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। ठीक है भाई, क्या नाम है टॉपिक का? टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए गाइस, इसमें पहली टेक्निक आती है डिजायर्ड सेल। क्या आती है पहली टेक्निक? डिजायर्ड सेल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि सर डिजायर्ड सेल का क्या मतलब होता है और हम डिजायर्ड सेल क्यों निकालते हैं, क्या है ये एक्चुअल में। देखिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझेंगे। हमने बचपन यानी फाउंडेशन 11th क्लास, हमने पढ़ा था कि सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, सब बच्चे जानते हैं सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी सेल दो चीजों से मिलकर बनती है। अगर मैं कॉस्ट में प्लस कर दूं प्रॉफिट, द रिजल्टेंट फिगर विल बी नोन एज सेल। यहां तक सब लोग एग्री हैं? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेल इज इक्वल टू, हमने अभी अभी कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है सिर्फ 2 ही कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के आधार पर चेंज हो जाती है लेकिन पर यूनिट सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल पे हमेशा सेम रहती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो चुकी है आपको। तो क्या मैं कॉस्ट को ऐसे लिख सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब आप मुझे बताइए सेल कैसे निकालते हैं हम। अगर मैं आपको आउटपुट दे दूं कि भाई मान लो हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की, एक यूनिट हमने 50 रुपए में बेची, तो 10,000 इंटू 50 कितना हुआ? टेल मी। 50,000। ठीक है भाई, 10,000 इंटू में 50, ये हुआ 5 लाख रुपए। तो हमारी सेल 5 लाख रुपए की हो गई। तो कहने का मतलब ये है हम सेल कैसे निकालते हैं, हम आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देते सेलिंग प्राइस से। से यस। तो क्या मैं सेल को ऐसे लिख सकता हूं, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सेलिंग प्राइस। तो यानी ओएस इज व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सेलिंग प्राइस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो सेल आ गई। कम ऑन, हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट की बेसिस पर होती है। अगर मैं टोटल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दूं एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट से, तो क्या मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओ इंटू वी। ओ यानी आउटपुट, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स कॉस्ट को हम लिख देंगे एफ सी, प्रॉफिट को हम लिख देते हैं पी। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक कम ऑन एवरीबॉडी, मैंने कुछ नहीं किया। ओएस यानी सेल, ओवी यानी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ डू वन थिंग, अब इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। कम ऑन, अब ये कुछ ऐसे आएगा, ओएस माइनस ओवी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। यहां से हमने ओ कॉमन ले लिया तो एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। सही है भाई? तो ओ इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। ये एक पहला फॉर्मूला निकल कर आया। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं इसे?
डिजायर्ड सेल। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, हमें गिवन होगा प्रॉफिट, वो हमसे बोलेगा जी हमें 10,000 का प्रॉफिट कमाना है, बताओ कितनी यूनिट बेचें कि एग्जैक्ट 10,000 का प्रॉफिट हो। तो यानी वो हमसे सेल पूछ रहा है और हमें प्रॉफिट क्या है, गिवन है। तो ध्यान रहे, तो जब भी हमें सेल पूछी जाए और प्रॉफिट हमें गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो O इज इक्वल टू आउटपुट, FC यानी फिक्स कॉस्ट, P यानी प्रॉफिट, S इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड V इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा आंसर यूनिट्स में, क्योंकि आउटपुट का मतलब है यूनिट्स, कि इतनी यूनिट बेचने पर आपको एग्जैक्ट वही प्रॉफिट होगा जो आपने डिजायर करना है। तो इसको हम बोलते हैं डिजायर्ड सेल। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें प्रॉफिट गिवन होगा और वो हमसे सेल पूछेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? तो ओ का मतलब फिर से सुनिए, ओ इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट। आउटपुट का मतलब टोटल यूनिट जो हमें बेचनी है। FC यानी कि फिक्स कॉस्ट, P यानी कि प्रॉफिट, S सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सावधान हमें S पर यूनिट पे लेना है, एंड V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही लेनी है। देन वील बी एबल टू हैव द आंसर। जल्दी बोलिए, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। अब एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। क्या मैं ये रब कर दूं? कम ऑन गाइस, चलिए अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो हमारा जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का वो है 10 रुपए, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती है 8 रुपए, क्लियर? और हमारी फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं गाइस 10,000 रुपीज इज माई फिक्स कॉस्ट। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 50,000 रुपए का। तो अब आप मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी माई डिजायर्ड सेल, और आंसर मुझे चाहिए यूनिट्स में। यानी आप मुझे बताओ मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मुझे एग्जैक्ट 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, ना 1 रुपये ज्यादा ना 1 रुपये कम। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। अब क्योंकि आपको प्रॉफिट गिवन है और वो आपसे सेल पूछ रहा है, वो भी किसमें, यूनिट्स में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसके डेरिवेशन हमने अभी सिखाया। O इज इक्वल टू FC प्लस P अपॉन S माइनस V। FC यानी कि फिक्स कॉस्ट, P यानी कि प्रॉफिट, S इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड V वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है गाइस, 10,000 रुपए, प्लस हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 50,000 रुपए का, अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, 10 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 50 और 10 ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो वी आर लेफ्ट विथ 30,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम 30,000 यूनिट बेचे, अगर हम 30,000 यूनिट बेचें तो हमें एग्जैक्ट 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, चलो क्रॉस चेक करते हैं। सर होगा भी ऐसे ही कह रहे हो? लेट्स सी। सबसे पहले सेल, हमने क्या कहा था, 30,000 यूनिट बेचे, तो 30,000 इंटू में 10, भाई एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए, तो गाइस ये हो गया 3 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 30,000 यूनिट है, एक की वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए, 2,40,000 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, तो हमें बचा कितना, 60,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, गाइस कितनी है, 10,000, तो द रिजल्टेंट फिगर इज 50,000। तो 50,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल 100% कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार फिर से, कि जब भी हमें क्या गिवन हो, प्रॉफिट, और हमसे क्या पूछा जाए, सेल, तो इसको हम बोलते हैं डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं इसे, डिजायर्ड सेल। तो हमें प्रॉफिट गिवन होगा और हमें सेल तक पहुंचना है। ध्यान रहे,
ये जो डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला है ये आंसर यूनिट में देगा। अगर हमें रुपीज में चाहिए तो अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को, पहली टेक्निक क्लियर हो गई। कम ऑन एवरीबॉडी, यू गाइस अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल, ये पहली टेक्निक है लास्ट टाइम। तो डिजायर्ड सेल ये बताती है कि अगर आपको प्रॉफिट दे दिया तो उस प्रॉफिट को पाने के लिए, उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें कितनी यूनिट बाजार में बेचनी पड़ेंगी कि एग्जैक्ट वही प्रॉफिट हो। तो आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्ट 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। और कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी आपको, 30,000 यूनिट आप बेचिए तो आपको एग्जैक्ट 50,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये होती है हमारी पहली टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग में। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट स्टार्ट। अब हम आते हैं टेक्निक नंबर 2 पर। गाइस इसका नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका, कंट्रीब्यूशन। दैट इज कॉल्ड सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन। चलिए पहले एक नोट लिखते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। लिखिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 1। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन, कंट्रीब्यूशन इज the difference between the total sale, contribution is the difference between the total sale and total variable cost. Contribution is the difference between the total sale and total variable cost. ठीक है गाइस। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप लोग पहले। Contribution is basically that portion of sale, contribution is basically that portion of sale which remains after recovering variable cost. I repeat, contribution is basically that portion of sale which remains after recovering वेरिएबल कॉस्ट एंड, कंटिन्यू कीजिए, एंड इज अवेलेबल टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, एंड इज अवेलेबल टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है जी, लिख लिया सब लोगों ने। अब सुनिए, जब हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन तो इसका मतलब क्या है आसान भाषा में। सर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो डिफरेंस है सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। यानी दूसरे शब्दों में, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो जो बच जाता है ना, हम उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो अगर कोई पूछे सर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, तो आप बोलिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, पर थोड़ा सा समझाओ कि कंट्रीब्यूशन है क्या एक्चुअल में। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए। दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। मैंने एक यूनिट को बाजार में सेल करा 10 रुपए का, जिस पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई 8 रुपए। सोच के बताना, जब मैंने एक यूनिट को 10 रुपए में बेचा, उस पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए आई, तो एक कस्टमर मुझे 2 रुपए ज्यादा देकर गया। कम ऑन एवरीबॉडी, यानी मेरी जेब से उस यूनिट को बनाने में 8 रुपए लगे थे, उसको मैंने बाजार में 10 रुपए का बेच दिया, तो मेरे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। कम ऑन गाइस, कैन यू सी दैट? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या मैं इस 2 रुपए को प्रॉफिट कह दूं? कैन आई कॉल इट प्रॉफिट? आंसर इज नो। क्यों? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
जब तक हम इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे हम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। अरे भाई अभी 10,000 की फिक्स कॉस्ट है जो रिकवर करनी है। क्लियर? एक यूनिट को बेचकर मेरे पास 2 रुपए ही तो आए हैं। बोलो बात क्लियर है? तो ये 2 रुपए प्रॉफिट नहीं है, तो फिर ये क्या है? अब हम इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि देखिए हमने एक यूनिट बेची, उससे हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा है। इस 2 रुपए को मैं यूज करूंगा 10,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में। तो मैं यही तो बोलूंगा, एक यूनिट ने फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में 2 रुपए का योगदान दिया। कम ऑन एवरीबॉडी। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बोलो जी बात क्लियर है? तो एक यूनिट ने फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया? कम ऑन, 2 रुपीज। हाँ जी, समझ में आ गया सब लोगों को? इसलिए इसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो आपको पता होगा कि अगर एक यूनिट 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रही है और 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है तो 5,000 यूनिट बेचनी पड़ेंगी। ठीक है जी? तब जाकर हमारी फिक्स कॉस्ट 0 हो जाएगी और उसके ऊपर जो भी होगा वो हमें प्रॉफिट देगा। चलिए वो बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया कि हम इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। कंट्रीब्यूशन सेल का वो भाग जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है और इसका प्रयोग फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में किया जाता है। और जब सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो इसी कंट्रीब्यूशन को हम प्रॉफिट कहते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर ये कंट्रीब्यूशन निकाला कैसे जाता है? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? चलिए, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला एज यू सी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बना गाइस? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई? फॉर्मूला नंबर 2, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला नंबर 3, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है? इन 3 फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन। गाइस क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया कि सेल माइनस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बस ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने? तो चलिए इसके लिए हम एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं सबसे पहले ले लूं सेल, मान लो ये आ गई सेल, इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। द रिजल्टेंट फिगर, जल्दी बोलिए। यस, वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हम जान चुके हैं अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें द डिफरेंस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो आंसर आएगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। हाँ जी, क्लियर है? तो एज यू सी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। तो अगर आप क्या देख पा रहे हो, तो यहां से रिलेशन क्या बना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर मैं इस फिक्स कॉस्ट को उठा के इधर ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है गाइस? तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ। ठीक है भाई, कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और अब हमें इतना पता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो इसीलिए
फिर से देखें, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। चलिए गाइस, तो यहां पर आकर हमारा ये दूसरा पॉइंट कवर हुआ, कंट्रीब्यूशन। इसमें हमने सीखा कि हम कंट्रीब्यूशन इसे क्यों कहते हैं और ये कंट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। तो बहुत आसान शब्दों में, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूं तो कंट्रीब्यूशन, या फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर दूं लॉस, तो भी क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट एज यू कैन सी। दो टेक्निक क्लियर है गाइस, सब लोगों को बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं टेक्निक नंबर 3 पर। गाइस, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फेमसली नोन एज पीवी रेशियो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पीवी रेशियो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सबसे पहले सर ये होता क्या है, तो पहले आप एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ, पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ contribution to sale. PV ratio is the ratio of contribution to sale and is usually expressed as a percentage, and is usually expressed as a percentage. ठीक है गाइस, क्या मतलब निकला इसका, जैसे नाम से पता चला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो पीवी रेशियो ये बताती है कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, मतलब जो हमने सेल की है उस पर हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया। बोलो जी, बात क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमने सेल की 1 लाख रुपए की, दिस इज द सेल। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स सी 40,000 रुपए, तो बताइए द रिजल्टेंट फिगर क्या कहलाई जाएगी, कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, कितना बचा गाइस, 60,000 रुपए। तो आप कहते हो जी सेल 1 लाख की है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 40,000 की है, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया 60,000 रुपए का। गाइस, ये जो आपने आंसर बताया ये रुपीज में बताया, यानी अगर हम 1 लाख की सेल कम करते हैं तो उसमें हमारा 60,000 का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्या मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं, ये जो 60,000 है ये इस 1 लाख का 60% है। कैन आई से कि 1 लाख की सेल में 60% कंट्रीब्यूशन है। बोलो, बात क्लियर है। तो यहां मैंने कंट्रीब्यूशन रुपीज में एक्सप्रेस करा, पर यहां मैंने कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में एक्सप्रेस करा। और गाइस, जैसे ही परसेंटेज का साइन लगा तो ये रेशियो बन गया। तो ये बता रहा है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, वो सेल का 60% है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेल का 60% है। गाइस, इस परसेंटेज को, इस रेशियो को ही क्या कहलाया जाता है, पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, ये बताती है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल। और हमेशा याद रखना, पीवी रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। हाँ जी गाइस, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो पीवी रेशियो क्या है, ये परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन की, किसके ऊपर, सेल के ऊपर। ओके, जरा ध्यान से देखेंगे तो सवाल ये उठता है, इसका पहला फॉर्मूला ये बना, ध्यान से सुनना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। अगर आप इसको इंटरप्रेट कर पाए तो ये क्या इंटरप्रेट, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई।
तो पीवी रेशियो ये बताती है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर सेल। तो पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 आता है गाइस, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। सर ये वही तो है, हाँ वही है। कई बार फिगर इस तरह से दे रखी होती है, तो हमने क्या करा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, उसे सेल से डिवाइड करा, परसेंटेज निकाल दिया, तो अगेन क्या बन गई है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी। यहीं पर आता है फॉर्मूला नंबर 3, नोट करते जाइए प्लीज। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। सर आप एक ही बार 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 लिख रहे हो, हाँ भाई हाँ यही है। कई बार क्वेश्चन में हमें कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन होगा, हमें फिक्स कॉस्ट गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन होगा, तो हमें पता है दोनों को जोड़ दे तो और अपॉन सेल कर दे इनटू 100, तो ये पीवी रेशियो बन जाती है। गाइस क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए फॉर्मूला नंबर 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है भाई, फिर से पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब सुनो, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें 2 प्रॉफिट गिवन होंगे और 2 सेल गिवन होंगी। आई रिपीट, 2 प्रॉफिट गिवन होंगे और 2 सेल गिवन होंगी, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। और चेंज का मतलब होता है माइनस। चेंज का मतलब क्या होता है? माइनस। मतलब आप बड़े प्रॉफिट में से छोटा प्रॉफिट माइनस कीजिए, बड़ी सेल में से छोटी सेल माइनस कीजिए, इनटू 100, तो ये पीवी रेशियो आ जाएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब सर थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक बता दो क्या है। क्लियर? अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन ही है। ध्यान से सुनना, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन ही है, और चेंज इन सेल का मतलब सेल ही है। क्लियर? तो हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 ही पीवी रेशियो कर रहे हैं। सर समझ नहीं आया? चलो एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास 6000 यूनिट है और एक हमारे पास 8000 यूनिट है। हमें पता है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए। तो चलो भाई, तो यहां से आप मुझे बताओ सेल कितनी हो गई, 6000 इंटू 10 इज इक्वल टू 60,000 रुपए। और यहां कितनी सेल हुई, 8000 इंटू में 10, 80,000 रुपए। कम ऑन गाइस, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? अब हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 8 रुपए। कितनी है? 8। तो यूनिट कितनी है? 6000। अगर एक यूनिट के 8 रुपए, तो 6000 के कितने हो गए भाई? 48,000 और 64,000। कम ऑन एवरीबॉडी। अब अगर मैं सेल में से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मुझे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन 60 माइनस 48, ये हो गया गाइस, और 12,000। 80 माइनस 64, 16,000। क्लियर है भाई? तो अगर हम 60 में से 48,000 माइनस करें तो 12 का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 80,000 में से 64 माइनस करें तो 16 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, लेट्स सी, वो है 10,000 दोनों केस में, क्योंकि हमें पता है फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज। तो आप मुझे बताओ
what is the amount of profit? This minus this 2000, this minus this 6000, ये प्रॉफिट आ गया। अब जरा सोच के बताना, अगर मैं कहूं प्रॉफिट का डिफरेंस लो तो 4000, सही है। अगर मैं कहूं कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस लो 4000, अगर मैं कहूं सेल का डिफरेंस लो तो ये हो गया 20000। गाइस क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है? ध्यान से सुनो, चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का चेंज 4000, मैंने बोला आप इसे चेंज इन प्रॉफिट बोलो, बट ये एक्चुअल में है क्या? कंट्रीब्यूशन ही है। तो प्रॉफिट 4 आ रहा है, तो आप देखो हमारा कंट्रीब्यूशन भी तो 4 ही आ रहा है। हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना, नेगेटिव नहीं लेना। बोलो क्लियर है? तो अब मैं इसको इस एंगल से चेक कर सकता हूं कि 20000 की सेल ने 4000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट किया। तो गाइस अगर मैं इसको पीवी रेशियो के फॉर्मूले में लिखूं तो कंट्रीब्यूशन 4000, सेल 20000 इंटू 100, कम ऑन, ये आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। ठीक है जी, 20%। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। कम ऑन, प्रॉफिट कितना था? 6 और 2, तो 6000 माइनस 2000 अपॉन चेंज इन सेल 80 और 60 हो रहा था चेंज, तो 80,000 माइनस 60,000 इंटू 100 अपॉन में 4000, 20,000 इंटू 100, अगेन इट इज व्हाट? 20%। तो एज यू कैन सी हाउ द फॉर्मूला वॉज डेवलप्ड। बोलो बात क्लियर है? आप याद रखना, आपको फॉर्मूले डेवलप्ड और डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर मैंने कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके। कम ऑन गाइस, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमें 2 सेल गिवन होंगे, 2 प्रॉफिट गिवन होंगे। ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं लग सकता। जल्दी बोलिए, यहां तक बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूलों की लिस्ट में फॉर्मूला नंबर 4 आ गया हमारा पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू व्हाट? 100। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए तो क्वेश्चन को, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब एक बहुत ध्यान से एक रिलेशन समझेंगे, इससे निकलेगा फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है जी, फॉर्मूला नंबर 5 ये कहता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यानी अगर मैं पीवी रेशियो में निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पीवी रेशियो मिल जाएगी। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। हमें पता है 100% का मतलब 1 ही तो होता है। क्लियर गाइस? अब सर ये क्या है, ये कैसे निकला? अब छोटे से एक एग्जांपल समझेंगे, सेम एग्जांपल। हमने कहा था जी हमारी जो सेल है वो 1 लाख की है, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 40,000, सेम एग्जांपल। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 60,000 था। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन कितना था? 60,000। आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन सेल का 60% है, बिल्कुल सही, ये रिलेशन ट्रू है। इसके साथ एक चीज और भी तो ट्रू है, अगर कंट्रीब्यूशन सेल का 60% है तो सर वेरिएबल कॉस्ट सेल का 40% है। देख पा रहा है भाई? 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 करूं तो 40% आ जाएगा।
कहने का मतलब ये निकला कि कंट्रीब्यूशन जब परसेंटेज में हो गया तो ये पीवी रेशियो हो गया, और ये 40% होकर मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कह सकता हूं, या हम इसे वेरिएबल रेशियो भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से एक रिलेशन ये निकला कि अगर पीवी रेशियो 60 हुई तो वेरिएबल कॉस्ट 40 हुई। दूसरे शब्दों में, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40 है तो पीवी रेशियो 60 है। तो यहीं से एक रिलेशन बना कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर किसी एक को हम 100 में से माइनस कर दें तो दूसरा आ जाएगा, अगर किसी एक को हम 100 में से क्या करें, माइनस कर दें, तो दूसरा आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं पीवी रेशियो 60% है तो आप क्या बोलोगे, सर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है। उल्टा करते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है तो पीवी रेशियो 60% है। गाइस, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो ये रिलेशन जो मैंने बनाया समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। चलिए लेट्स सी, एक और तरीके से समझ। आपने कहा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट को जरा इधर ले आते हैं, तो कंट्रीब्यूशन उधर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल हुआ। हाँ जी, क्लियर। अब अगर ये बीच में इक्वल टू का साइन है तो वी कॉल इट इक्वेशन। हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इक्वेशन का रूल क्या है, अगर हम सेम इक्वेशन को, एक इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कम ऑन गाइस, चलो अब इस पूरी इक्वेशन को हम सेल से डिवाइड कर देते हैं। सेल सेल सेल। ठीक है भाई, एक काम और करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये रिलेशन क्या बना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 क्या बना, पीवी रेशियो। कम ऑन, यहां पर प्लस का साइन था। ठीक है भाई, प्लस ये क्या बना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेल से सेल गया तो यहां क्या बचा, 100। तो इसका मतलब पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलकर 100 बनाते हैं। तो अगर 100 में से किसी एक को माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा। कम ऑन गाइस, समझने के लिए बहुत आसान है, बट आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है जी। तो फॉर्मूला नंबर 5 यही था कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ध्यान रहे, इसका उल्टा भी ट्रू है, 100 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। बोलिए, क्लियर है? नोट कर लिया सब लोगों ने? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 3 टेक्निक अपने बारे में सीखी। कितनी टेक्निक? 3, सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। पहली डिजायर्ड सेल, दूसरी कंट्रीब्यूशन, और तीसरा पीवी रेशियो। अब देखिए, यहीं से एक और डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला नहीं है ये, सिर्फ डेरिवेशन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आपने कहा सर पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कम ऑन एवरीबॉडी, तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई करेगा, तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और आ गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो। ध्यान रहे, अगर मैं सेल को मल्टीप्लाई कर दूं पीवी रेशियो से तो भी हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। क्या मिल जाएगा गाइस, कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, चलिए तो अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया सब बच्चों ने? तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो यहां से क्या बना, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इंटू व्हाट, पीवी रेशियो। चलिए गाइस लेट्स मूव ऑन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम टेक्निक नंबर 4। 3 टेक्निक क्लियर है, याद दिला दूं। पहला डिजायर्ड सेल, दूसरा कंट्रीब्यूशन, तीसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब गाइस फोर्थ आता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल। ये हमारा अगला पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल। ठीक है गाइस, चलिए नोट करेंगे इस पे पहला पॉइंट। नाउ एवरीबॉडी राइट डाउन प्लीज। लिखिए पॉइंट नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू, break even point refers to that volume of operation, break even point refers to that volume of operation at which the total sales revenue is equal to the total cost. I repeat, break even point refers to that volume of operation at which the total sales revenue is just equal to the total cost. ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और उसमें लिखिए दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आज के बाद याद रखना, टोटल कॉस्ट जब भी हम बोलेंगे मार्जिनल में तो इसका मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल ही होगा। गाइस क्लियर? लिखिए पॉइंट नंबर 2, कम ऑन देन आई विल एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज द पॉइंट एट विच there is neither profit nor loss. It is the point at which there is neither profit nor loss. It is the point at which there is neither profit nor loss. ठीक है भाई? Point number 3. It is the point at which contribution is just equal to fixed cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I repeat, it is the point at which contribution is just equal to fixed cost. चलिए भाई लिख लिया सब लोगों ने? अब जरा समझते हैं। जैसे गाइस नाम से पता चल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, आप सब जानते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। क्लियर है? ऐसी सिचुएशन जब कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो उस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारी टोटल सेल एग्जैक्ट इक्वल होती है टोटल कॉस्ट के। जहां पर हमारी सेल और हमारी कॉस्ट इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन, क्योंकि सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अगर सेल और कॉस्ट इक्वल है तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है और ना ही हमें लॉस होता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब सर इसको निकालते कैसे हैं? तो इसका पहला फॉर्मूला आता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वो आपसे कहे यूनिट्स में निकालो, किस में निकालो गाइस? यूनिट्स में। मतलब हम कितनी यूनिट को सेल करें कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान रहे, अगर आपको यूनिट में आंसर चाहिए, किस में आंसर चाहिए? यूनिट में। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये हमें क्या देगा? ब्रेक इवन पॉइंट। और ये हमें ब्रेक इवन पॉइंट देगा यूनिट्स में। याद रहेगी बात? कम ऑन। अब कभी कभी वो कहता है नहीं नहीं सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो और आंसर दो वैल्यू में। वैल्यू का मतलब होता है रुपीस। तो अब आप क्या करेंगे? आप लेंगे फिक्स कॉस्ट और इसको डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। हम पढ़ चुके हैं पीवी रेशियो, क्लियर है? तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट किस में चाहिए गाइस? रुपीस में। किस में चाहिए?
रुपीज में, तो फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन व्हाट, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है जी। तो अब एक रूल याद रखना आप लोग हमेशा, अगर हम किसी भी चीज को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें तो आंसर यूनिट में आएगा, और अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करें तो आंसर रुपीज में आएगा। अब सवाल उठता है सर हम ये फिक्स कॉस्ट ही क्यों ले रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बना। चलो एक छोटी सी एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारी जो सेल है 1 यूनिट वो हम 10 रुपए में बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 8 रुपए, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 रुपए। कितनी है भाई, 10,000 रुपए। ठीक है। जब मैं 1 यूनिट को बाजार में बेचता हूं तो एक कस्टमर मुझे 10 रुपए दे के जाता है, उसमें से 8 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरे पास क्या बचा, 2 रुपए। बोलो बात क्लियर है। अब मुझे ये पता करना है कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मेरी बस ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। अगर ये पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो जी बात क्लियर है। तो चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, तो आप बोलोगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए। 1 यूनिट मुझे 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन देती है, कम ऑन एवरीबडी। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें तो फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट 10,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2, तो आंसर आया 5,000 यूनिट्स। जानते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 5,000 यूनिट बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। क्लियर है। 5,000 यूनिट बेचकर आपकी फिक्स कॉस्ट पूरी तरह रिकवर हो जाएगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो जरा चेक करते हैं हो भी रहा है। तो सेल कितनी यूनिट बेच रहे हैं गाइस हम, 5,000। एक कितने में, 10 रुपए में, तो 50,000 की सेल हो गई। इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 5,000 यूनिट है, 1 यूनिट की 8 रुपए, 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम जानते हैं इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000। अब इसमें से माइनस करो फिक्स कॉस्ट, बोलो कितनी है, 10,000। व्हाट इज लेफ्ट, नथिंग। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो अगर हम 5,000 यूनिट बेचते हैं, कितनी, तो 5,000 यूनिट बेचने पर ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आ गया, 5,000। ठीक है जी। F6 दबा दिया मैंने, रुक जाओ अभी। ओके चलिए भाई, अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट। उसके बाद हमारी ये बेसिक टेक्निक पूरी हो जाएंगी, इस पे कुछ सम्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। लास्ट जो टेक्निक है उसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम है गाइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक टेक्निक पर। चलिए लिखिए, पहले पहला पॉइंट लिखेंगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी is the difference between the total actual sale and the break even sale. I repeat, margin of safety is the difference between the total actual sale and the break even sale. Point number 2, at any level of margin of safety, at any level of margin of safety, fixed cost are 0. At any level of margin of safety, fixed cost are 0, since fixed cost are already recovered. Since fixed cost are already recovered up to break even point. Since fixed costs are already recovered up to break even point. Okay. Now point number 3 लिखिए, at any level of margin of safety, at any level of margin of safety,
contribution is equal to profit. At any level of margin of safety, contribution is equal to profit since fixed costs are zero. Since fixed costs are zero. अब गाइस समझते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है. आप जानते हैं गाइस, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट. वो प्रॉफिट, और जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम सेफ हैं लॉसेस से, क्लियर है, और दूसरे प्रॉब्लम से. ठीक है. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बहुत आसान शब्दों में हमने अभी सीखा, ब्रेक इवन सेल वो सेल है जब हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. एग्री? अगर हम ब्रेक इवन सेल से ज्यादा सेल करें, अगर हम ब्रेक इवन सेल से ज्यादा सेल करते हैं तो जितनी सेल ज्यादा की है हमने, वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, यानी प्रॉफिट. क्या कहलाता है? प्रॉफिट. जैसे मान लो, बहुत सीधी सी बात है, हमने सीखा था कि मान लो हमने अभी ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कि सर फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई थी 5,000 यूनिट्स. रिमेंबर कि 5,000 यूनिट बेचने पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है. ठीक है भाई. अब ध्यान से समझना, अगर मैं 1 यूनिट बेचता हूं तो मुझे 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. तो 5,000 यूनिट पे मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 10,000 रुपए का, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन से मैंने 10,000 की फिक्स कॉस्ट पे कर दी. तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना तो प्रॉफिट बचा ना ही लॉस बचा. अब प्रश्न उठता है, अगर 5,000 यूनिट बेच रहा हूं तो मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. बट अगर 5,000 से ऊपर मैं जितनी भी यूनिट बेचूंगा, क्लियर, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा. बोलो जी, बात क्लियर है भाई? 5,000 यूनिट तक तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है. बोलो कोई दिक्कत? मान लो हमारी सेल होती है 7,000 यूनिट्स की, मान लेते हैं. कितनी सेल हुई? 7,000 यूनिट की. तो 5,000 तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस. तो 2,000 यूनिट जो हमने एक्स्ट्रा की हैं, क्लियर है, इनको बेचने पर 1 यूनिट पे 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, तो 2,000 पे इंटू व्हाट? 4,000. तो ये जो 4,000 का कंट्रीब्यूशन है, यही हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? जीरो. तो यही मैंने बताया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मर जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वही हमारी फिक्स कॉस्ट, वही हमारा प्रॉफिट होता है. बोलो जी, बात क्लियर है? तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई. तो अब अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखूं, इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मुझे MOS, हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं, अगर यूनिट्स में चाहिए, सो दैट इज सेल माइनस ब्रेक इवन सेल. पर ये दोनों किस में होनी चाहिए? यूनिट्स में. हाँ जी, क्लियर? अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में ही चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, यानी प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है गाइस? आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और वो किस में मिलेगा? यूनिट में मिलेगा. बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी. अब सर ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव्ड हुआ? जैसे मैंने कहा, डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, सो बट दे आर वेरी सिंपल एंड इजी. चलिए, थर्ड फॉर्मूला, अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में चाहिए तो आप सेल किस में लेंगे? रुपीज में. इसमें से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल, अगेन ये भी किस में होगी? रुपीज में. तो यू आर लेफ्ट विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. फोर्थ फॉर्मूला, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रुपीज में चाहिए तो आप लीजिए प्रॉफिट और इसको डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो से. गाइस, एज यू नो, अगर हम किसी नंबर को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें तो आंसर यूनिट में आएगा, और अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करें तो आंसर रुपीज में आएगा. बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने. कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? कम ऑन, कोई दिक्कत वाली बात? ओके. अब आता है फॉर्मूला नंबर 5. ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे, बहुत ही सिंपल है. अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो चाहिए, क्या चाहिए? रेशियो. तो आप क्या करिए, 100 में से माइनस कर दीजिए
ब्रेक इवन सेल्स रेशियो, तो हमें मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ब्रेक इवन सेल 60% है तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगी। क्लियर? यानी फिर से वही बात याद रखनी है कि ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर मैं किसी एक को 100 में से बाहर कर दूं तो दूसरा मिल जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं ब्रेक इवन सेल 60% है, किसका? सेल का, तो अंडरस्टूड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ? 40%। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आपसे पूछूं भाई ब्रेक इवन सेल 30% है, तो आप बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? बहुत सिंपल है, 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 30 इक्वल टू व्हाट? 70%। कम ऑन गाइस, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? एवरीबडी क्लियर और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ब्रेक इवन के बाद जितनी भी हम सेल करते हैं वो सारी की सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, क्योंकि वही हमारा प्रॉफिट है। ब्रेक इवन तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, उससे ऊपर हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ही कहा जाता है, ये स्टेटमेंट कही जाती है कि ब्रेक इवन से पहले हमेशा हमें लॉस होता है और ब्रेक इवन के बाद हमेशा हमें प्रॉफिट होता है। कभी भी ब्रेक इवन के बाद लॉस नहीं हो सकता। तो आप फिर से इन फॉर्मूलों को चेक कर लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें यूनिट में चाहिए तो सेल लेंगे यूनिट में, माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल यूनिट में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और अगर रुपीज में चाहिए तो सेल रुपीज में लीजिए, ब्रेक इवन सेल भी रुपीज में लीजिए। और अगर रुपीज में चाहिए तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो से, देन स्टिल यू हैव व्हाट? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो में परसेंटेज लगते रेशियो बन गया, 100 में से ब्रेक इवन सेल रेशियो माइनस कर दीजिए। तो अगर ब्रेक इवन सेल 60% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा। अगर ब्रेक इवन सेल 30 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% होगा। किसका? सेल का। याद रखना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो जितनी भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो हमेशा हम सेल के ऊपर लेते हैं जब तक क्वेश्चन में कुछ और ना गिवन हो। बोलो गाइज, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर आकर हमारी ये बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं ये पूरी होती हैं। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? चलिए गाइज, तो अब हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। सो ठीक है, तो अभी के लिए इतना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।